नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, डेट्स भी आ गए हैं, आप सभी ने डेट शीट देख ली होगी। कुछ दिनों में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसी के तरीके से मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की मदद के लिए मॉडल सेट पेपर हम लोग कर लेते हैं। ये जो मॉडल सेट पेपर मैं लेकर के आया हूँ, ये टारगेट बुक की मॉडल सेट पेपर है। आप चाहें तो बुक ले सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको 5 मॉडल सेट पेपर कराऊँगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में जैसा आप जानते हैं कि 50 ही करना होता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। और ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है वो 100 नंबर का है। आप लोग जानते हो 100 नंबर में जो 50 मार्क्स है वो आपके 60 मार्क्स जो हैं वो आपके बुक के क्वेश्चंस के होते हैं। 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के होते हैं, और जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके बुक्स के, लिटरेचर का। तो उसी हिसाब से इसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का होगा और 40 क्वेश्चन होगा बुक का। आपको बस 85 क्वेश्चन करने होते हैं ऑब्जेक्टिव से, और 50 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव से करना होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग जानते होंगे। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 have 4 options out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. You have attempt only 50 questions. देखिए, इस बात का ये मतलब हुआ कि आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको अपने OMR शीट में जो सही आंसर है उसको भरना है, और केवल 50 ही इसमें से करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन देखा तो सारे खोद देंगे, ऐसा नहीं करना है। बस आप जो आपको समझ में आता है उसमें से 50 क्वेश्चन करना होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ ब्लैंक माई प्रपोजल वंस अगेन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ खाली स्थान माई प्रपोजल वंस अगेन। ऑप्शन है इसका थिंक ओवर, टेक इन, टेल अपॉन और टेक ऑफ। तो इस बात का ये मतलब हुआ, कह रहा है कि जो मैंने आपको प्रपोजल दिया था, यहाँ पर जो शब्द प्रपोजल है, ये जो आपका प्रपोजल शब्द है इसका मतलब ये होता है प्रस्ताव। तो अगर जो मैंने आपको प्रस्ताव दिया था उस पर एक बार सोचिए, तो क्या होगा, कोई किसी को जब प्रस्ताव होगा तो सोचने को ही बोलता है। तो थिंक ओवर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। टेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्ताव किसी को आप लेने को नहीं बोलते हैं, प्रस्ताव किसी को आप बताते नहीं, या किसी से आप वापस नहीं लेते हैं। तो इसमें प्रस्ताव अगर आप किसी को देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उस पर सोचना ही होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, थिंक ओवर। थिंक ओवर का मतलब होता है दोबारा विचार करना, और प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सिंपथेटिक डैश पुअर। कह रहा है कि वो गरीबों के प्रति खाली स्थान सहानुभूति रखता है। तो इसमें से आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट भरना है। आप क्या करें कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। वो गरीबों पे सहानुभूति रखता है, नहीं। गरीबों के लिए हो सकता है, गरीबों के थ्रू रखता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 2 में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप देखिए कि गरीबों के लिए, गरीबों को, ठीक है ना, गरीबों से सहानुभूति रखता है। तो यहाँ पर जो 2 होगा उसका मतलब से हुआ, तो वो गरीबों से सहानुभूति रखता है। क्लियर है? तो ऑप्शन हम से इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ही खाली स्थान गो देयर रेगुलरली। अब कह रहा है कि इसमें क्या भरेंगे, इसमें से जो करेक्ट वर्ब है उसको भरना है। अब कोई जब रेगुलरली यहाँ पर दिया है, तो रेगुलरली का मतलब होता है बार बार जाना। तो कोई बार बार जाएगा तो वो हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन के लिए आपको मालूम है कि क्या होता है, यूज टू होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो बार बार वहाँ जाया करता था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, और ये देखिए, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को इसमें से चुनना है। क्वेश्चन है आपके पास कि हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में, इसका मतलब ये हुआ कि उसके काम से मैं संतुष्ट हूँ। तो इसको बनाना होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको जो ऑप्शन गलत है उसे छांटने का ट्राई करना चाहिए। अब जैसे जो ये पास्ट टेंस में है, तो कभी भी इस सेंटेंस का अगर बनेगा पैसिव वॉइस तो वो
एम के साथ नहीं बनेगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखिए, इन दोनों में सब चूज़ करना है। आई वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज वर्क। देखिए इसमें बाई नहीं लगेगा क्योंकि कार्य की जो दशा होती है उसके लिए हम विथ का प्रयोग ज़्यादा सूटेबल समझते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज लीनिंग खाली स्थान वॉल। अब ये देखिए प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दीवार से खड़ा हुआ है। अब ये दीवार के साथ खड़ा हुआ है। अब इसमें बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि दीवार के साथ इसमें अगेंस्ट तो कभी नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे कि बाई फॉर इन इनमें नहीं लगेगा। कि जब भी कोई व्यक्ति दीवार यहाँ पर है, तो जब भी कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा होता है, तो उसके खड़े होने का व्यक्ति का जो हाथ है वो दीवार पर से चिपका कर या उस पर लीन करके, तो दीवार के अगेंस्ट खड़ा होता है वो, तो यहाँ पर लीनिंग टू अगेंस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई हर्ड द रिमार्क। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई हर्ड द रीमार्क्स, और इसमें से कह रहा है कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर दीजिए। रिमार्क का मतलब होता है कि जो बातें हो रही हैं, सामने जो चीज़ें चल रही हैं, तो अगर कि जो रिमार्क है वो आई होगा, तो आई के साथ हिमसेल्फ तो कभी नहीं लगता, हरसेल्फ भी नहीं लगेगा, इटसेल्फ नहीं लगेगा। ये आप प्रोनाउन का क्वेश्चन समझ सकते हो। यहाँ पे कभी भी आई के साथ माई सेल्फ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज खाली स्थान एग्जामिनेशन। करेक्ट, इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है कि जो एग्ज़ाम है सारी चीज़ें एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है। क्या पे? पास होने पे। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पास द एग्ज़ाम, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू पास द एग्ज़ाम, बिल्कुल इन्फिनेटिव तो होगा नहीं। पास्ट द एग्ज़ाम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो किया नहीं है उसने, तो ये वर्ब का पास्ट टेंस कैसे होगा। हाँ, तो पासिंग हो सकता है कि सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके एग्ज़ाम के पास करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग होगा यहाँ पर ऑप्शन। लेट अस प्ले नाउ, ये तो आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन टैग है, तो इसका क्या होगा? लेट अस प्ले नाउ, अस का सैल होगा, अस का वी होगा, तो सैल वी। ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या कह रहा है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट खाली स्थान टू आगरा। अब यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट होता है इसका मतलब छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, इसका मतलब छोटा होगा। तो कह रहा है कि आगरा जाने के लिए, अब इसमें देखिए क्या है, रूट, रूटेड, राउट, रूटेड। अब इस रूट का मतलब ये होता है कि जड़े, तो कोई भी आगरा जाने के लिए जड़ से क्या करेगा, तो ये दोनों रूटेड तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब उसे आगरा जाने की ईज है, तो इसमें पास्ट टेंस तो लगेगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? ये वाला रूट। और इस रूट का मतलब होता है कि रास्ता कौन सा अच्छा है, ठीक है ना, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, यानी आगरा जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, जो 10th क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में देखिए बच्चे, 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर खाली स्थान हैज़ बिन स्टीप राइज इन प्राइसेस। स्टीप मतलब होता है तीव्र, ये जो शब्द है तीव्र। तो कह रहा है कि प्राइसेस जो हैं, जो दाम बढ़ते हैं किसी किसी चीज़ों के, तो उसमें एक तीव्र बढ़ोतरी आई है। तो क्या होगा, देयर इज होगा, तो इज तो हैज बिन के साथ कभी नहीं लगेगा, तो इज और आर को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। हैव और हैज में से लगाना है, तो प्राइसेस के साथ हमेशा हैज लगेगा कि दाम में बढ़ोतरी आई है, तो इसमें हैज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जो एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस दिया, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, तो इसका पैसिव रोहित किल्ड द स्नेक, इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी वॉइस पढ़े होंगे, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान यू स्पेयर फ्यू मिनट्स फॉर मी। स्पेयर का मतलब होता है कि क्या आपके पास समय बचा है कुछ मेरे लिए, क्या कुछ समय दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब जो है वो एक्जुलरी वर्ब का है, वर्ब पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा कि शुड जो होता है ये इसका मतलब चाहिए होता है, तो ये तो कभी नहीं होगा इसके साथ, मे भी नहीं हो सकता, मस्ट भी नहीं होगा, और कुड इसमें इसलिए होगा क्योंकि कुड जब भी होता है तो आप देखेंगे कि औपचारिक तौर पे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कि क्या मैं आपसे ले सकता हूँ। जैसे कैन का इस्तेमाल जो है
अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे इसे अनौपचारिक। जैसे आप अपने दोस्तों से कोई सामान मांगते हैं तो मांगते हैं, जैसे मान लीजिए कि गिव मी योर साइकिल, तो आप उससे पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी योर साइकिल। तो ये फ्रेंडली हो गया। लेकिन अगर कोई बड़ा है आपसे और किसी से आपको मदद चाहिए तो उसके लिए थोड़ा औपचारिक तरीके के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें कुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सिन्हा ऑफन खालिस्तान टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि मिस्टर सिन्हा जो हैं वो बार बार अब जाएंगे कहाँ, बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं दिल्ली, तो बार बार जाते हैं तो इज़ गोइंग तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार जाना हैबिचुअल एक्शन है। और जाती हैं होगा तो इज गोइंग तो नहीं होगा। हैज़ गॉन भी नहीं, अभी गए नहीं है, उनके जाने की हैबिट है, तो गोज जो होगा इसका सही आंसर होगा, हैज़ बिन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए आपके सामने नरेशन आ गया। आप नरेशन पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वॉज। इस बात का ये मतलब हुआ कि उसने पूछा कि बुक कहाँ है। ठीक है, बुक कहाँ था। तो देखिए ही सेज टू मी वेयर इज़ द बुक, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ही वॉज सेइंग वेयर इज़ द बुक, ये भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, और सेज जो है और सेइंग जो है, वाज सेइंग हो सकता है लेकिन सेज और वाज तो नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा जब भी देखते हैं आप बनाते हैं तो सिड लगाना होता है या टेल लगाना होता है, तो इसी से आप पकड़ सकते थे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश खाली स्थान अ कार लास्ट ईयर। कह रहे कि राजेश ने लास्ट ईयर, ऑप्शन देखिए बाई, बॉट, बाइंग, विल बाई, तो इससे आप समझिए कि राजेश ने कार खरीदा है पिछले साल। पिछले साल का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ये क्रिया हो चुकी है, तो बाई नहीं लगेगा। पास्ट टेंस के लिए बॉट हो जाएगा क्योंकि V2 है ना, तो राजेश बॉट अ कार। ठीक है, क्लियर है, ये तो अब आगे देखना ही नहीं है, गलत है। अगला देखते हैं। माई शूज वेयर सो टाइट that I could hardly walk. Choose the correct meaning of underline word. कह रहा है कि इस जो शब्द दिया हुआ सेंटेंस, इसके नीचे जो अंडरलाइन की गई वर्ड है, इसका मतलब इस सेंटेंस में नीचे वाले में खोजना है। कह रहा है कि जूते जो हैं वो इतना टाइट था कि मैं बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। टाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त। सख्त यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल जगह नहीं थी जूते में, और इतना टाइट जूता था आपका। तो क्या होगा, अंडरलाइन क्या करना है, मीनिंग बताना है, तो लूज तो नहीं होगा। लूज का मतलब ढीला होता है। क्लोज फिटिंग हो सकता है, स्लैक हो सकता है, या डी रिलैक्स्ड हो सकता है। तो आप सभी को मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम बच्चे, कोई भी जूता जब टाइट है तो क्या होगा, क्लोज फिटिंग होगा। तो ऑप्शन बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए माई सिस्टर इज़ द पोएट एंड फिलोसोफर, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसके पहले हम और तीनों को देख लेते हैं कि क्या और सेंटेंस सही है। वैसे यही सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं, हाँ तीसरे क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, दिस लेटर, ये कॉम्बिनेशन बनाना है। सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि क्या इन सेंटेंस में जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है वो सही है कि नहीं। देखिए आप, बहुत से बच्चों को इसमें से कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको बस इन 100 में से 50 ही करने हैं, तो आप अपना सेक्शन चूज़ कर लें। आपको ग्रामर अच्छा आता है तो ग्रामर कर लें, आपने बुक की लिटरेचर की अच्छी प्रिपरेशन की है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। चलिए खैर, मैं आपको सारे करा दूंगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। 18 का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दे रहा है कि सेंटेंस जो है, जो लेटर दी, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। सो ये लेटर है, ये पत्र है जिसे सोहन ने लिखा है। इसका सबसे बेहतरीन सेंटेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा, अच्छे से सेंटेंस को बैठाना है। दिस इज़ द लेटर विच सोहन रोट, ये हो सकता है कि यही वो पत्र है जिसे सोहन ने लिखा। दिस इज़ लेटर बाई विच सोहन रोट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ही उल्टा हो जा रहा है। द सोहन इज वन हु रोट दिस लेटर, ये भी हो सकता है, बट ये ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है ऑप्शन ए से। द लेटर इज़ वन विच सोहन रोट, ये भी नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है सेंटेंस जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं
तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इस पे ध्यान देने की। आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आपको बस 50 क्वेश्चन ही करने हैं। आगे देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, खाली स्थान। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दीजिए कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत सारा काम है। अब क्या, एट दिस टाइम, अभी के समय में, या अटेंड करना, टू अटेंड टू, एट दिस रेट, एट बेस्ट। तो अभी के समय में मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो ऑप्शन ए एट टाइम्स हो जाएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, कब समय के हिसाब से मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्य आ जाते हैं, ये बेटर सूटेबल ऑप्शन है। विच वाट इज़ ही एंग्री। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन चुनना है कि व्हाट इज़ ही एंग्री, मतलब कि क्या वह गुस्सा है, किस चीज़ के बारे में। अबाउट हो सकता है बाई, इन, ऑफ। प्रेपोजिशन में आपको बेस्ट चुनना होता है, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन सही रहेगा कि व्हाट इज़ ही एंग्री अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में गुस्सा है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो इसमें अबाउट सही होगा, बाई, इन, फॉर, ऑफ नहीं होंगे। अब इसमें से ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको स्पेलिंग आपकी वीक है, आप नहीं जानते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको टिक करना, आप इसे छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड कमिट, COMMIT। कमिट का मतलब होता है किसी को कोई भी चीज़ के लिए आप हामी भर देते हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा। जैसे आई एम कमिटेड टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने के लिए क्या हूँ, बाध्य हूँ, मैंने इस काम करने के लिए ये चीज़ की हामी भरी है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक। अब यहाँ पर सिनोनिम का मतलब आप याद रखिए कि सिनोनिम का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसे शब्द जो सेम मीनिंग देते हैं वो सिनोनिम होता है, और ऐसे शब्द जो उल्टे देते हैं उन्हें एंटो कहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सिनो से सेम और एंटो से उल्टा। तो इसमें आपको क्विक का सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम वर्ड क्विक का बताना है। तो क्विक का मतलब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तेज होता है, तीव्र होता है। तो क्या होगा, रैपिड मतलब भी तेज होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन 22 का ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए क्या है, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स। कह रहा है कि विज्ञान जानवरों के जीवन के बारे में उसे क्या कहते हैं। ऐसी चीज़, ऐसी पढ़ाई जो कि, ऐसी विज्ञान जो जानवरों के जीवन के बारे में हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे बॉटनी कहते हैं? नहीं, बॉटनी तो क्या कहते हैं बच्चे, हम पेड़ पौधों की पढ़ाई को कहते हैं। बायोलॉजी जीव जंतु के पढ़ाई को कहते हैं, उसमें सारी चीज़ आ जाएगी। जियोलॉजी ये नहीं होगा, ये जियो से आपका भूमि और पृथ्वी सूरज से हो जाएगा, ये तो तीनों बिल्कुल नहीं होंगे। बॉटनी पौधों के लिए है, बायोलॉजी पूरे संसार के समस्त जीवन के लिए है, जियो जो है ये भूभाग के लिए होता है। जूलॉजी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जब आप अगर कोई बायो लिए होंगे तो आगे चल के वो जब जानवरों के बारे में एक अलग विभाग हो जाता है और पौधों के लिए अलग चीज़ हो जाती है। तो पौधों के लिए बॉटनी होता है और जानवरों की साइंस को जूलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नो, एक सेकंड, नो न्यूज़, खाली स्थान, गुड न्यूज़। कह रहा है कि कोई भी न्यूज़ जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखिए ये एक तरीके का फ्रेज़ है, अगर आप पढ़े होंगे तो इसको बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं होती। तो ये इज़ होना चाहिए इसमें, ठीक है। न्यूज़ वैसे प्लुरल है लेकिन इसमें इज लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एक फ्रेज़ है, कथन है। आगे देखेंगे 25 नंबर, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पररी बेसिस। कह रहा है कि इसमें आपको देखना है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर तो वर्ड अंडरलाइन ही नहीं किया गया है, कौन से वर्ड का बताना होगा, इसमें अंडरलाइन करना भूल ही गया है। खैर चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। जैसे अपॉइंटेड, टेम्पररी और बेसिस, तीन वर्ड हैं हमारे पास, इसमें से टेम्पररी का मुझे लगता है कि दिया हुआ है ये। खैर इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि वर्ड किसका एंटोनिम बताना है यही मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि टेम्पररी का पूछ रहा होगा। अगर टेम्पररी का पूछ रहा है तो टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, तो इसका परमानेंट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इसका अंडरलाइन नहीं दिया हुआ था, अगर अपॉइंटेड का देता तो दूसरा मीनिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टेम्प्रोरी का ही पूछ रहा है, क्योंकि परमानेंट इस ऑप्शन में दिया हुआ है और उल्टा पूछा है, तो टेम्प्रोरी का अस्थाई तो परमानेंट होता है, तो परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर है, क्या कह रहा है, ये नरेशन है, नरेशन आप लोग बनाते होंगे तो इसको बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, उसने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं है, तो क्या होगा इसका, सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक, डू नॉट को डिड नॉट में बदल दो, बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। डू नॉट को पास्ट में बदल देते हैं और ये सेंटेंस को पास्ट में बोला गया है, तो सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट, दिस को दैट में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कह रहा है कि जो इसमें से सही शब्द, अच्छे तरीके से स्पेलिंग जिसकी सही है जिस शब्द की, उसको आपको चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, टूट एग, टूट टूटैच, टूटैग, टूट एग, तो देखिए इस वाले में अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करूँगा। वैसे टूथ एक का मतलब होता है कि दांत में दर्द, तो एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है, और टूथ का मतलब दांत होता है, तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है ये सारे, जरूरी नहीं है बनाना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए, क्योंकि 50 ही करने, इस बात का ध्यान रखें। एन एस इज खाली स्थान डल एनिमल, एस का मतलब गधा होता है, कह रहा है कि जो गधा होता है वो डल एनिमल होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सुटेबल लगाना, तो एस इज और डल एनिमल, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपको बिना सोचे ही ए लगा देना है, क्योंकि इससे सिंपल तो और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ खाली स्थान टू मी, अब कह रहे कि जितनी भी किताबें, सेल्फ का मतलब होता है रेक, अगर आपके जिस पे आप रखते हैं सामान तो उसको हम लोग रैक कहते हैं, ठीक है, सेल्फ कहते हैं, तो कि जितनी भी किताबें उस रैक पर रखी हुई है, बिलोंग का मतलब मुझे, मेरी हैं या मेरे से भी, मेरे लिए हैं, बिलोंग करती हैं या मेरा है, जिस पे मेरा अधिकार है, ठीक है। तो आपको इसको चूज करना है, क्या लगेगा, ऑल द बुक्स दैट आर दैट ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी, बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग टू मी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल द बुक दैट ऑन सेल्फ बिलोंग टू मी, यानी मेरे से, मेरे हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस करने के इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है और कौन सा गलत है। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, अब यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, तो टू तो नहीं लगना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई एक्सेप्टिंग ऑफर ये भी नहीं होगा, आई एक्सेप्ट ऑफर्ड बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप अपने कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31st क्वेश्चन में कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप खाली स्थान फॉलन इल, कह रहा है कि जो ये कैंप है इसमें से कोई एक बच्चा बीमार हो गया है, तो एक बच्चे के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, आपको मालूम है, तो इसमें सिंगुलर फॉर्म ही होना चाहिए, तो इज तो नहीं होगा, इज आर नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो बीमार पड़ चुका है, तो इज आर नहीं लगना चाहिए। अब हैव हैज में चुनना है और एक बच्चा बीमार है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, बिल्कुल सही, हैज। आगे देखिए, निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है, यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सी ट्राइड एवरी प्लान, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस को नेगेटिव तरीके से हम कैसे लिखेंगे। अब अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं, ये हो सकता है क्योंकि इसमें क्या करें, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने कोई भी ऐसा प्लान नहीं छोड़ा जो उसने ट्राई नहीं किया, वही बात सेम चीज़ को नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देख लेते हैं जरा, प्लान वाज नॉट लेफ्ट एनी बाई हर, ये तो सेंटेंस ही सही नहीं है। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, इसका तो उससे मतलब ही नहीं बनता है। ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी नॉट, ये तो फालतू ही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखिए, ही केम हियर खाली स्थान, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो यहाँ पर
अब इसमें से रिसेंट, रिसेंटली, इन रिसेंट, ऑन रिसेंट बना है। रिसेंट का मतलब होता है फिलहाल, कि वो फिलहाल ही यहाँ पर आया है। तो इसमें क्या होना चाहिए? रिसेंट, ही केम रिसेंट या रिसेंटली। आपको मालूम है कि इसमें क्या होना चाहिए? रिसेंटली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे तो आप इसको जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। फिर क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, यहाँ पर टू होना चाहिए था बिलोंग्स के साथ। मुझे लगता है ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है मोहन टीचर्स बायोलॉजी, ये हो सकता है। वी रीच अ स्कूल एट 10 AM, ये भी सेंटेंस ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों में से मुझे लगता है कि सी नंबर ज़्यादा करेक्ट है। वो भी ठीक है, मोहन टीचर्स बायोलॉजी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। खैर, जो आपको कन्फ्यूजन लगे उसको नहीं करना है। पहले मैंने आपको बताया कि 50 ही क्वेश्चन करना है। आप अपने क्वेश्चन छांट ले कि कौन कौन से 50 मुझे करने हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपको सटीक लगता है उसे ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे कि सुगर खाली स्थान इन द वाटर। कह रहा है कि सुगर जो है, सुगर जो पानी में क्या होता है? डिजॉल्व का होता है, घुल जाना। अब कह रहा है कि शुगर पानी में घुल जाता है, चीनी पानी में घुल जाता है, तो इनमें से कौन सा सूटेबल होगा? तो देखिए, शुगर डिजॉल्व इन वाटर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर है डिजॉल्व, नहीं होगा। डिजॉल्व, शुगर जो है वो पानी में घुल जाता है, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। अब कह रहा है कि इसमें से जो शब्द दिए गए हैं वो उसमें से कौन सा सही है? तो अपीयरेंस का स्पेलिंग दिया गया है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। अपीयरेंस, अपीयरेंस दिया हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होगा। डबल पी होता है अपीयरेंस में, ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पर्स वाज फुल, खाली स्थान मनी। करके पर्स जो है वो पैसे से भरा था, तो फुल एट मनी, एट का मतलब पर होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप प्रेपोजिशन जानते हो। ऑफ हो सकता है, ठीक है, कि पैसे से, लेकिन ये भी डिसीविंग है। आपको इसमें जानना होगा कि पैसे जो के द्वारा पर्स भरा गया है, तो यहाँ पर बाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नहीं, सॉरी, इसमें बाई नहीं होना चाहिए, इसमें ऑफ होना चाहिए कि पर्स जो है वो पैसे से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल था, सॉरी। 38 क्वेश्चन, सी वॉज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। कह रहा है कि वो लेट हो गई इसलिए ट्रेन नहीं पकड़ पाई। और इसका सही करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सेंटेंस का? देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है इसको करना। बहुत बहुत बार ये मैंने बात रिपीट कर दी। खैर, इसमें देखिए, सिंस सी वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन ए नंबर ही सही है। फिर आगे भी देख लेते हैं। द ट्रेन नॉट गेट कॉट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका तो फॉर्मेशन ही गलती हो गया। लेट वाज सी, ये क्या लिखा हुआ है? अटपट लिखा हुआ है। सी इज़ गेटिंग लेट सो सी, वो देर हो रही थी इसलिए ट्रेन नहीं पकड़ पाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो लेट हो गई थी इसलिए ट्रेन नहीं पकड़ पाई, तो इसमें ऑप्शन ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा सेड आई एम हंग्री, इसको क्या करना है? नरेशन बनाना है इसका। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ट्रांसलेट करना है, सॉरी, चेंज करना है। तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? चलिए पढ़िए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि राजा सेड आई एम हंग्री, राजा ने कहा कि मैं भूखा हूँ। तो ही वाज हंग्री, वाज सेड बाई राजा, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है। राजा सेड दैट आई वाज हंग्री, राजा, आई तो नहीं होगा, राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, क्योंकि बात जो है वो आप नहीं कह रहे, वो राजा के खुद सेंटेंस में बनाना होगा। सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका मतलब क्या होता है? किसी बातों को उसी के भाषा में कैसे बोला जाए, यही तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो आई के जगह पे ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही खाली स्थान ही कम टूडे। कह रहा है कि इसमें से जो आपको, फिर देखिए ऑक टू मॉडल्स भरना है इसमें। कह रहा है कि ही कम टूडे, वो आ सकता है, ठीक है ना, कि वो आएगा, कि इसको बनाने पे पता चलेगा। ही ऑक टू कम, ही मस्ट कम, ही माइट कम, विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा, ये हो सकता है।
तो 40 का ऑप्शन माइट ही कम टुडे, ये भी हो सकता है कि वो आज आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर माइट होना चाहिए, क्योंकि ये संभावना दर्शा रहा है और संभावना दर्शाने के लिए माइट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नेवर खाली स्थान टू आगरा टू विजिट ताजमहल, यानी कि मैं कभी भी आगरा नहीं गया ताजमहल देखने के लिए। तो आई हैव नेवर बीन होगा कि बी होगा कि हैव बीन होगा कि बीइंग होगा। अब इसमें से आपको चुनना है। तो आई हैव नेवर बी तो नहीं होगा, ये तो सरासर गलत है, आपको मालूम है। हैड बीन तो नहीं होगा, बीइंग हो सकता है। नेवर के साथ आप बीन लगा सकते हो, क्योंकि हैव पहले ही लगा है, तो हैड नहीं लगेगा इसमें। बीइंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इज एम आर नहीं है और कंटिन्यूअस नहीं है। बीन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैव पहले ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी रिटर्न टू द खाली स्थान ऑफ द एक्सीडेंट। अब कह रहा है कि वो एक्सीडेंट के जगह पर पहुंच गई, इसमें से करेक्ट रिटर्न टू, वो एक्सीडेंट के जगह से वापस आ गई। तो यहाँ पर देखिए, एक्सीडेंट का सीन का मतलब तो देखना होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। साइन का मतलब चिन्ह होता है, निशान होता है, ये भी नहीं होगा। सीन का मतलब, इसका मतलब होता है, सीन मतलब होता है बच्चे, जैसे गुनाह कोई कर दे, कोई क्राइम कर दे तो उसको सीन पाप कहते हैं। इस सीन का मतलब दृश्य होता है, तो यही वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस इस वाक्य में सही है, ठीक है, तो उसको ही चुनना होगा। देखिए, द पुअर्स आर हेटेड एवरीवेयर। द पुअर्स आर, द पुअर का मतलब हो गया पूरी जाति को बोध हो रहा है यहाँ पर। तो जब द लग गया तो पुअर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि पुअर का मतलब गरीब होता है और द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर करेक्ट सेंटेंस है, द पुअर्स नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून खाली स्थान द फोन, कराए कि मुझे लगता है कि उसने पूरी जो अपनी दोपहर है उसने फ़ोन पर बिता दिया। तो फ़ोन में बिता दिया, फ़ोन पर बिता दिया, फ़ोन के लिए बिता दिया। जैसे कि आप लोग करते हैं, अब रील खोले और देखने लगे, देखते देखते क्या करेंगे, कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। उसी तरीके से इसमें प्रेपोजिशन को भरना है। तो उसने दिन भर फ़ोन पर समय जो है वो बिता दिया, तो पर होगा ना, जैसे कि फ़ोन आप चलाते हैं तो टच करते हैं और स्पर्श के लिए ऑन लगता है, पढ़े ही होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल एंड वाज टेकन टू खाली स्थान हॉस्पिटल। कह रहा है कि वो गिर गया और उसे हॉस्पिटल ले गया गया। और इस बात में आपको क्या करना है कि आप आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो सबसे इजी होता है। ही फेल एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल, ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंस पहले से ही कंप्लीट है। वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, एन हॉस्पिटल। देखिए, एन तो बिल्कुल नहीं होगा, द भी मेरे हिसाब से आपने, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं होती है तो सेंटेंस में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुपरफ्लूअस हो जाता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है इसमें से देखना है कौन सा है। ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, तो आपको मालूम ही है कि इसका सी नंबर जो है वो सही होगा। देखिए, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, ओकेजन, शेट गलती हो गया। ओकेजन ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए डबल सी ए डबल एस नहीं होगा, केवल एक ही एस होता है। माय बैड, ए ऑप्शन नंबर सही होगा। ओकेजन, ओकेजन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। ओकेजन में डबल सी लेकिन एस एक ही होता है, ध्यान रखेंगे। और ओकेजन का मतलब होता है अवसर, यानी कि कोई भी, जब मान लीजिए कि होली के अवसर पर उसने मुझे बुलाया, तो ही कॉल्ड मी ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ बीइंग रेड बाय अस, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। ये बात पहले से पैसिव है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो अगर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस अच्छा जानते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं आएगी। जैसे इट विल बी रेड बाय अस, बिल्कुल नहीं। इट इज़ है तो विल कहाँ से लगेगा, वी कैन भी नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, तो बचा कौन, वी आर रीडिंग इट। क्योंकि इज़ का कभी भी चेंज जो है, अगर आप वॉइस पढ़े होंगे तो इसका आर में हम चेंज करते हैं इनको, और दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन के या वर्ब के फॉर्म में।
इनकैपेबल ऑफ सीन इज। अब ये देखिए, इसमें कह रहा है कि वो वो चीज़ जिसे हम लोग देख नहीं सकते, बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब देखा नहीं, इलीगल का मतलब ऐसा चीज़ जो लॉ ने हमें बैन किया है। इनऑडिबल का मतलब जो चीज़ सुनाई ना दे। इलिजिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए सक्षम हो, बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो, तो उसे इलिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ पीस। सिनोनिम का आपको बताया था कि सिनोनिम का मतलब सेम, तो पीस का मतलब होता है शांति। तो शांति का क्या होगा, रैपिड का मतलब तीव्र होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांति होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेम बताना है ना। पीस का मतलब शांति और क्वाइट मतलब भी शांति, तो सही हो जाएगा। जर्नी का मतलब रास्ता होता है, यात्रा होता है। रिस्टोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो पुरानी व्यवस्था है उसे फिर से लगा देना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्वाइट, पीस का। अब इसका उल्टा कर देता तो पीस का क्या हो जाता, वार हो जाता। यानी कि पीस मतलब शांति, जब शांति रहती हो, और जब शांति नहीं रहती तो क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केक्स आर मेड बाई हर एवरी संडे। करें कि केक जो है उसके द्वारा हर संडे को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इस बात को हमें एक्टिव वॉइस में बताता है, बनाना है। तो एक्टिव वॉइस आप जानते हैं, इसका क्या होना चाहिए, एवरी संडे केक्स मेड बाई हर। गलती है ये, यानी सी मेक्स केक एवरी संडे, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मिलिट्री का उल्टा बताना है। मिलिट्री का क्या होता है, मिलिट्री मतलब एक ऑर्गेनाइज सेना होती है, मिलिट्री मतलब सेना होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इसका क्या होना चाहिए, कूप का मतलब होता है षड्यंत्र। कोई भी मान लीजिए सरकार गिराना हो तो उसके प्रति कुछ लोग षड्यंत्र करके सरकार गिरा देते हैं, तो कूप का मतलब षड्यंत्र होता है। अब सिविल, सिविल मतलब होता है सामान्य, और मिलिट्री मतलब होता है सेना, तो सिविल इसका जो है वो उल्टा होगा, सिविसिटी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मिलिटेंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो क्या करें, मतलब उग्रवादी आप कह सकते हैं मिलिटेंट का मतलब। एज मी, एज खालिस्तान मी आई वॉज हैप्पी टू लेंड अ हैंड। अब इसमें प्रपोजिशन कर रहा है कि अगर मेरी माने तो मैं खुश था किसी को अपनी मदद करके। लेड हैंड मतलब किसी को हाथ नहीं देना, लेंड मतलब होता है देना। किसी को हाथ देने का मतलब क्या होगा, आप हाथ काट के थोड़ी दे देंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि मदद करना, यहाँ पर ये मतलब होगा। तो इसका ऑप्शन का क्या होना चाहिए आंसर बच्चे, कह रहा है कि एज इन मी, एज इन मी तो नहीं होगा, एज अबाउट बिल्कुल नहीं, फॉर ऑफ मेरे से पूछो तो मैं अपना मदद देने के लिए उसे तैयार था, तो से के लिए ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको प्रेपोजिशन में दिक्कत होती है तो ट्राई करके उसको हिंदी में कर ले, और हिंदी में करके सुटेबल क्या हो और समझ लें। आई खाली स्थान ऑफर, आई खाली स्थान योर ऑफर। अब कह रहा है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेस, एडॉप्ट। अब इसमें कह रहा है कि इसमें सुटेबल क्या होगा बताइए। तो कोई भी व्यक्ति किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से जब आशा करते हैं आप, तो इसमें एक्सेप्ट, ACCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी की चीज़ को आप क्या करें, स्वीकार करना। इस एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ये जो एक्सपेक्ट है इसका मतलब होता है किसी से आप जब उम्मीद करते हैं कुछ को। एक्सेस मतलब अत्यधिक होता है, तो ये तो नहीं होगा। एडॉप्ट मतलब होता है अनुकूलन करना या अपना लेना। तो खैर एक्सेप्ट जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए कि एक सेकंड रुक जाइए, मिटा लेते हैं इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि विल यू गिव मी शुगर, कि क्या तुम मुझे चीनी दोगे। अब इसमें से दिया है कि एनी, मच, सम, हाउ। एनी, मेनी, सम और मच आपका दिया हुआ है। तो अगर कि क्या तुम मुझे कोई चीनी दोगे, एनी का मतलब कोई होता है, तो कोई होगा, कोई तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे, आप खुद समझदार हैं इन चीज़ों के लिए। मीनी का हो सकता है, लेकिन मीनी तब इस्तेमाल करते हैं हम
जब क्या हो जाए, किसी चीज़ को संख्या में गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मुझे, क्या तुम 10 आलू के बोरे दोगे, तो 10 गिनने के लिए कितने, क्या मुझे बहुत सारे आलू के बोरे दोगे, तो इसमें आप में नहीं लगा सकते क्योंकि संख्या में गिन सकते हैं, संख्या के लिए में नहीं लगाते हैं। और जब मात्रा की बात आ जाए तो उसके लिए मच लगाते हैं। और आगे देखिए, कह रहे क्या तुम मुझे चीनी दोगे, तो किसी से जब आप चीनी मांगते हैं तो ये नहीं तो ज़्यादा चीनी थोड़ी मांगेंगे, थोड़ा सा मांगेंगे। मान लीजिए चाय बनाना है तो सम होगा ना। मच का इस्तेमाल हम मात्रा के लिए करते हैं और मेनी का इस्तेमाल हम करते हैं संख्या के लिए। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव नथिंग टू से। अब इस आई हैव नथिंग खाली स्थान टू से, अब यहाँ पर कह रहा है कि मुझे और भी कुछ कहना नहीं है। अब इसमें फर्दर, फादर, फर्दर, ईदर, देखिए कह रहे कि मुझे आगे कुछ नहीं कहना, तो फादर और ईदर तो बिल्कुल नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने छांट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 55 में जो है इसमें देखिए कह रहा है कि क्या होगा, मुझे आगे कुछ नहीं करना है। तो फार्दर का मतलब दूरी होता है और फर्दर का मतलब होता है इससे आगे, इस बात से आगे, तो इसमें फर्दर होगा। ठीक है, और फार्दर दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस वाला नहीं होगा। चूज द ऑड वन आउट, इसमें कह रहा है कि आप इन सभी में से जो अलग है, ये तो रीजनिंग दे दिया इंग्लिश के क्वेश्चन में रीजनिंग आया है कि इसमें से जो अलग है उसे, मतलब जो थोड़ा इन सब से अलग है उसे हटाएं। जैसे अंकल, ब्रदर, नेफ्यू, नीस। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ये रीजनिंग है। खैर चलिए, बिहार बोर्ड है, रीजनिंग भी पूछता है। अब अंकल जो है ये चाचा पापा के कैटेगरी में है, लेकिन ब्रदर का भाई होता है, नेफ्यू भी आपका भाई होगा, और नीस भी एक तरीके से बच्चा ही होता है जो भाई बहन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अंकल, ब्रदर, नेफ्यू और नीस, तो इसमें से अलग क्या लग रहा है बच्चे, आप रीजनिंग बनाइए। तो देखिए जैसे कि अंकल, ब्रदर और नेफ्यू, तो चाचा, भतीजा, भाई ये हो सकता है। नीस जो है वो अलग लग रहा है। खैर इसमें से तो ये तो मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये बच्चे आप देखिए कि रीजनिंग दे दिया है। बेसिकली ये आपसे पूछना चाहता है कि आप रिश्तों में बता दीजिए। खैर आपको जरूर नहीं है सारे क्वेश्चन करना, आप छोड़ भी सकते हैं। ही होप्स टू ज्वाइन खालिस्तान यूनिवर्सिटी सुन। अगला क्वेश्चन आर्टिकल लगाना है कि उसे यूनिवर्सिटी, मुझे उम्मीद है कि वो यूनिवर्सिटी जल्दी ही ज्वाइन करेगा, मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी एक शब्द है, जो यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू हो रहा है तो धड़ाक से क्या करें, हम ए लगा दें, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, ही होप्स टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, इसमें नो आर्टिकल होगा। खैर अगर आप नहीं पढ़े होंगे आर्टिकल तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं पढ़े तो क्या करना है, अब इतने दिन में ऐसे चीज़ों को पढ़ना है जो आप कर पाएँ। जरूरी नहीं है कि सारे चीज़, अब मान लीजिए कि आप लिटरेचर आपका अच्छा सेक्शन है तो आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, ग्रामर में ज़्यादा मत सोचिए, कुछ पे काम कर ले। जैसे आप आर्टिकल देख सकते हैं, इजी होता है, आपको नरेशन वॉइस आता है, कुछ आप एंटो साइनो कर सकते हैं, तो 10 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं उसमें। चलिए देखते हैं आगे। जापान इज कॉल्ड खाली स्थान ऑफ द राइजिंग सन। देखिए जापान को क्या कहा जाता है कि सूर्य जहाँ उगता है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। खैर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी वाला जो मैंने आपको बताया, इसमें आप आई होप टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी सुन, ये भी हो जाता। ठीक है, लेकिन खैर छोड़िए, इसमें से आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत तकलीफ आ रही है तो ज़रूरी नहीं है इसको करना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान जो है वो सूर्योदय का क्या है, देश है, लैंड का मतलब ज़मीन है, देश है, शहर है, गांव है। तो आपने सुना होगा कि कभी भी ऐसा हम लोग वाक्य जब बोलते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि लैंड बोलते हैं। जैसे जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स, जापान को सूर्योदय का जगह कहा जाता है, ज़मीन कहा जाता है। तो यहाँ पर लैंड का मतलब ज़मीन होगा, और ज़मीन ये फ्रेज टाइप का है, अगर आप सुने होंगे तो कर देंगे। खाली स्थान
कंट्री भी हो सकता था, कोई दिक्कत का बात नहीं था, कंट्री भी हो जाएगा, लैंड ज़्यादा प्रॉपर लगता है। खाली स्थान, यू गॉट एनी मनी, कह रहा है कि आपको बताना है इसमें कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो हैज़ यू गॉट मनी, हैव यू गॉट मनी, सी गॉटन मनी, इज़, तो आपको इसमें से लगाना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा जो वर्ड होगा इसके लिए परफेक्ट है इस सेंटेंस के लिए। तो देखिए बच्चे, आप जैसे कि जानते हैं कि यू के साथ हैज नहीं लगेगा और इन दोनों का तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो हैव इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कैन प्रिवेंट मी, खाली स्थान डूइंग दिस, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना, कि कौन रोक सकता है मुझे ये करने से, तो करने से है तो फ्रॉम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, विथ हो जाएगा, ऑफ भी हो सकता है, अबाउट होगा। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे बच्चे कि ये करने से मुझे कौन रोकेगा, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई काम करने से आप कि आज मुझे लिट्टी चोखा खाना है, लिट्टी चोखा खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो आप क्या करेंगे बच्चे, उसमें कहेंगे आई विल ईट इट एंड नो वन कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम मी, मेरे से कोई इसे बचा नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल करूँगा ही करूँगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर का जो सेक्शन है वो पूरा हो जाता है और अब आपके लिटरेचर के जो बुक्स हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिटरेचर में भी आप जानते होंगे कि 2 बुक है आपका, दोनों बुक से मिला करके 40 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका अच्छा है लिटरेचर सेक्शन वो ये वाले क्वेश्चन करें, पीछे से करना क्वेश्चन चालू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। कह रहा है कि ये जो आपके बुक दिए गए हैं 61 से 60 तक, वहाँ के जो हैं, यहाँ से ये किताब में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को करना है। देखिए, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले ही चैप्टर से है, इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आप लोग अगर पढ़े होंगे बुक्स तो जानते होंगे। तो इस बात के मतलब हुआ है कि सभ्यता में कोई भी जो मनुष्य की जो सभ्यता है उसमें क्या, इम्यूनिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी तो पाल ही लिया है हम लोगों ने, ठीक है, जेलसी भी पाल लिया है, लेकिन हम लोगों ने परफेक्शन नहीं पाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर परफेक्ट, इसका ऑप्शन सी परफेक्शन होगा, ठीक है। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, अब ये देखिए आपको अगर नहीं पढ़े होंगे स्टोरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इंडिया इज कल्चर एंड सिविलाइजेशन गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ एक पार्ट है जो कि आपके बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी सभ्यता अभी तक परफेक्शन को नहीं छू पाई है, ये सही जवाब है, क्योंकि बहुत से दुश्मनी भी हो गया है, जेलसी ईर्ष्या तो है ही, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत से देशों ने बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ, कह रहा है कि नानू काका जो है वो दूसरे क्लास में सक्सेसफुली ट्रेवल कर पा रहे हैं, मैनेज करके ट्रेवल कर पा रहे हैं किस क्लास के टिकट पे। तो ये अगर आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो अगर आप पढ़े हैं स्टोरी तो जानते हैं कि यह स्टोरी मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। नानू काका का जो स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। तो 62 का जो आंसर होगा वो बच्चे होगा आंसर फर्स्ट क्लास का टिकट तो नहीं खरीदे थे, जनरल क्लास का वो भी नहीं खरीदे, स्लीपर क्लास का, थर्ड क्लास का टिकट खरीदे थे, ठीक है। और थर्ड क्लास के टिकट से उन्होंने क्या किया, सेकंड क्लास के अपने दिमाग से, क्योंकि ये कहानी बुद्धिमत्ता पे है, तो सेकंड क्लास के बोगी में वो ट्रेवल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेमिंग ऑफ, खाली स्थान, एनिमल मेड लाइफ प्लेजेंट, टेमिंग का मतलब होता है पालना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर जानवरों को पालना जो है वो जीवन को क्या करता है, शानदार बनाता है, क्या करता है, द टेमिंग ऑफ क्या, वाइल्ड एनिमल, वीक एनिमल, रोबस्ट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बच्चे डोमेस्टिक होगा, क्योंकि घरेलू जानवरों को पालने से जीवन और अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर बैल है, गाय है, बैल है तो खेतों में काम कर लेता है, खैर अब तो नहीं होते बैल, लेकिन गाय बहुत लोगों के घर होती है, गाय दूध देती है, तो इससे क्या होता है, आपका जीवन आसान बनता है। ये क्वेश्चन जो है वो 5वें पार्ट से लिया गया है, जिसका नाम है क्या बच्चे, आप लोग सब समझ गए होंगे, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जिसके लेखक कौन है, बेट्रांड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि मिस्टर स्टीफन चेबकोव इज़ अब मिस्टर स्टीफन चेबकोव ये क्या है, कौन है? तो मिस्टर स्टीफन चेबकोव जो है मैरिज प्रपोजल कहानी जो है उसके क्या हैं, लॉयर है नहीं, लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं। अगर आप उसने कहानी पढ़ी होगी लोमोव और नटालिया और चेबकोव की, तो आपको मालूम होगा कि स्टेफन चेबकोव जो है वो पिता है नटालिया का और वो ज़मींदार है। बहुत फ़नी कहानी है, आप पढ़ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगला देखिए 65, द खालिस्तान फॉरगेट्स इज डेड। कह रहा है कि कौन सा चीज़ जो है जो अपने किसके मरे हुए को भी नहीं पहचानता। आदमी तो पहचानता है, जानवर भी पहचानते हैं, फायर जो है वो सबको जला देता है, इस ये किसी को नहीं पहचानता। और ये जो पोइट्री का पार्ट है फायर हाइम, जैसे केकी अंदारू वाला ने लिखा है, उससे क्वेश्चन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज ही वोक the next morning he would open the tin and examine the god is from। कह रहा है कि जैसे ही वो सुबह उठता है वो क्या करता है, ढक्कन खोलता है टीन का और उसमें जो रखा हुआ गॉड है, यानी कि एक तरीके का ये सब्जी है, आप मान के चलिए कि लौकी की तरह होता है, तो देखता है कि लौकी वहाँ पर कैसा है। तो ये जो लौकी का जो कहानी है ना, ये द आर्टिस्ट की कहानी है। सेवई नाम का एक लड़का है जिससे लौकी को पॉलिश करना, उसे अच्छा आर्टिफैक्ट बनाने का बहुत अच्छा हुनर है। तो ये द आर्टिस्ट स्टोरी का ये बात है, आप लोग सभी लोग पढ़े हैं, जानते हैं। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन खालिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कह रहा है कि बहुत से ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हस्बैंड और वाइफ का किसके साथ, मतलब किसके साथ और अच्छा बेहतर रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि ऐसी समाज जिसमें हम, जैसे गांव देहात की जो रूढ़िवादी जो समाज है जो हमेशा से चलती आई है, उस समाजों में केवल हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन नहीं, और किसका जो है रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ये जो चाइल्ड इज बॉर्न का है, तो आप देखिए डॉटर एंड इन लॉ का बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई, मदर फादर का तो दे ही दिया। मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ये समाज कहता है, जो रूढ़िवादी समाज है। रूढ़िवादी नहीं कह सकते, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो परंपरागत जो समाज होता है वो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न से, जिसके राइटर कौन है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स रेवेन्यू इज़ खालिस्तान, इज़ द खालिस्तान। कह रहा है कि न्यूज़पेपर जो है कि जो सेकंड इनकम चीफ इनकम सोर्स है वो क्या है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाउ फ्री द प्रेस इज़, डॉर्थियल साइरस के द्वारा जो लिखी गई कहानी है, उसका ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है न्यूज़पेपर की जो उनके दूसरे मेन सोर्स है इनकम की, ठीक है। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट है, वेल्थ ऑफ ओनर है, सी पॉलिटिशियन है, और डी पॉलिसीज है। तो आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर का जितना वेल्दी ओनर होगा वो उसका क्या होगा, रेवेन्यू के पार्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे अगर रेवेन्यू का फर्स्ट सोर्स पूछे तो आप बोल सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि एड जो है वो मेन सोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस इट इज़ फ्रॉम। कह रहा है कि बेंजी ने और 4-5 सालों में क्या किया, बहुत ज़्यादा घर बनाए और उनमें बहुत ज़्यादा मुर्गियों को पाला, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, तो आपको मालूम है कि ये जो स्टोरी है ये द अर्थ की स्टोरी है, जिसमें बेंजी जो है एक लड़का है और मुर्गी पालता है, जिससे वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर है, इंडियंस एंड बाय नेचर। कह रहा है कि इंडियन जो हैं वो नेचर से कैसे होते हैं, स्टूपिड होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, बिल्कुल नहीं। रिलीजियस होते हैं, बिल्कुल रिलीजियस होते हैं। टिमिड होते हैं, जेलस होते हैं, नहीं। तो इंडियन जो हैं वो नेचर से धार्मिक होते हैं। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है तो धर्म का है, हम लोग धर्म पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इंडियन जो है वो नेचर से धार्मिक व्यक्ति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 का, लमोव इज़ अ खाली स्थान ऑफ स्टेफन चेबोकोव। करें कि लेमोव नाम का जो व्यक्ति है वो स्टेफन चेबोकोव का क्या है, भाई है, पड़ोसी है, अंकल है, ग्रैंडफादर है।
तो आपको मालूम है कि इस स्टोरी में लेमोव जो है वो स्टेफन चेबोव का क्या है, नेबर है, पड़ोसी है। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे अ मैरिज प्रपोजल, तो जिसमें नटालिया है, लेमोव है, चेबुकोव है, बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। लेमोव वांट्स टू मैरी, लेमोव नाम का जो व्यक्ति है वो किससे शादी करना चाहता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जेसिका नहीं होगा, सूजन, फ्लोरेंस बिल्कुल नहीं, फ्लोरेंस तो द अर्थ की है। नटालिया नाम की लड़की से जो है लेमोव शादी करना चाहता है। H.E. बिट्स वर्कड फॉर सम टाइम एज अ, H.E. बिट्स जो राइटर हैं वो कुछ दिनों के लिए कौन सा काम की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि H.E. बिट्स जो थी वो कुछ दिनों के लिए जर्नलिस्ट थी। जैसे डॉक्टर तो नहीं थी, डॉक्टर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रोगी को ठीक करता है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मीडिया में काम करता हो, जैसे प्रेस में कोई आर्टिकल लिखता हो, न्यूज़ में एंकरिंग करता हो, तो उसे जर्नलिस्ट कहते हैं। सिंगर एक्टर तो आप लोग जानते ही हैं। इन बांग्लादेश खालिस्तान इज़ अ काइंड ऑफ फेयरी टेल, कह रहा है कि कौन सी ऐसी किताब है बांग्लादेश में जो फेयरी टेल है, यानी कि बच्चों की कहानी है। ये टेक के जगह पे टेल होगा। टेल का मतलब होता है कहानियाँ, TALE। टेक नहीं होगा, वो मिसटाइप हो गया है, टेल। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो ये इसका आंसर होगा आपको मालूम ही होगा कि रूप थोका नाम का एक किताब है जो बच्चों के लिए, जैसे परियों वरियों की कहानी जो बचपन में सुनाई जाती है उसके लिए बहुत फेमस किताब है। कौन सा? रूप थोका। और ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, VVI हैं, सारे क्वेश्चन जो मैं लगवा रहा हूँ। विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो कहानी है आई हैव अ ड्रीम, उसके हिसाब से मार्टिन लूथर किंग जो है वो अमेरिका के कौन से स्टेट को, वो राज्य को क्या करना चाहते हैं? डेवलप देखना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ये स्टोरी में मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्बामा जो है, अलास्का नहीं होगा, ये टेक्सास भी नहीं होगा, अल्बामा नाम का एक जगह है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है काले लोगों की। काले लोग मतलब कि रंग भेद पर ये स्टोरी है। आप जानते हैं कि दुनिया में रंग भेद भी बहुत ज़्यादा है, तो उसी पर अल्बामा का जो जगह है उसको चाहते हैं कि विकसित हो। अल्बामा एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो काले लोगों की संख्या है, यानी कि कलर में जो सांवले काले लोग दिखते हैं उनका संख्या ज़्यादा है। आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा पढ़ने के लिए। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, कह रहे कि ये जो लाइन है कि मनुष्य का शक्ति कितना कम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये स्टोरी जो ली गई है, ये जो लाइन ली गई है, ये ली गई है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो से। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो के जो राइटर हैं वो हैं बच्चे कौन, जल्दी से बताइए। आप कमेंट में कमेंट करेंगे। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट की जो स्टोरी है, बेसिकली एक व्यक्ति हैं जो एक महिला से बहुत प्रेम करते हैं और उसे पा नहीं सकते, कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि इंसान का किसी भी चीज़ पर कोई बस नहीं है। तो ये वहाँ की पोइट्री से ली हुई लाइन है। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। विच डिसाइडेड टू, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, कह रहा है कि स्नेक को मारने का किसने सोचा? द पोएट फादर, जो कवि हैं उसके पिताजी, बिल्कुल नहीं। द पोएट हिमसेल्फ, बिल्कुल। पोएट ने खुद सोचा कि सांप को वो मार दे। स्नेक जो चैप्टर है उसकी ये क्वेश्चन है, चैप्टर पोएट्री है ये, स्नेक। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड आई वांट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम, करके ये लाइन जो दी गई है ऊपर कि मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप के लिए गाना गाता हूँ और अपने आप को ही मैं मनोरंजित करता हूँ, तो ये बात कौन से चीज़ से ली गई है? तो आपको मालूम है कि ये पोइट्री से ली हुई एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मालूम है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम के पोइट्री में वो कहते हैं कि मैं अपने लिए गाना गाता हूँ, अपने लिए ही सारी चीज़ें करता हूँ। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, खाली स्थान रन स्कोल्डिंग फॉर द फूड, ये जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पर जो गैप है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, कह रहा है कि भूखे ऐसे जगहों से निकलना जहाँ पर पेड़ों पर पत्ते नहीं हो। ये बेसिकली पोइट्री का है। ठीक है, तो अगर आप पोइट्री पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ट्रोल्स स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रोल्स एक तरीके के क्रीचर होते हैं जो कि ओरिजिनल में नहीं होते हैं, ये काल्पनिक क्रीचर होते हैं। ठीक है,
सीजन ऑफ द मिस्ट एंड मेलोज फ्रूटलेसनेस इज फ्रॉम। कह रहे कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटलेसनेस इज फ्रॉम। ये जो बात है वो कौन से स्टोरी से ली गई है कि मेलो और फ्रूटलेसनेस, यानी कि ऐसा सीजन जिसमें क्या हो जाए, फल कोई भी फल ना लगे, बिल्कुल धुंधली और बिना फल वाला सीजन हो। ये किस से लिया गया है? अगर आप ये जानते होंगे तो आप जानते हैं कि ये जो कहानी है, ये कहानी बोल रही है जो लिया गया थी है, ये आप ओड टू ओटमन से लिया गया, पोएट्री से लिया गया है ये। सम ऑफ द immediate and brilliant result of modern inventions are too maddening to resist is from। अब देखिए कह रहा है कि कुछ ऐसे आधुनिक जीवन में बहुत से ऐसे खोज हो चुके हैं जो कि लगता है कि इंसान को पागल कर देंगे। बहुत से ऐसे खोज हैं, आप जानते ही हैं। और इस बात का रिलेशन जो है वो द अर्थ से है? बिल्कुल नहीं। इस बात का रिलेशन बच्चे महात्मा गांधी द्वारा रिलेशन तो द चाइल्ड नहीं होगा, अ चाइल्ड इज बोर्न भी नहीं होगा, आई हैव अ ड्रीम भी नहीं होगा। महात्मा गांधी जो है वो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, उस कम से कम मशीनरी पे डिपेंड करना चाहिए। ये बात आप पढ़े होंगे। आई ओनली अश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कह रहे हैं कि ये बात कहाँ से ली गई है, कौन ऐसा कह रहा है कि मैं इस ऑफिस में बिल्कुल कैसे एकदम ईमानदारी से और बिल्कुल निष्ठा से इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ। ये बात कहाँ से लगी? तो आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन जब अपना स्पीच दे रहे थे प्रेसिडेंट का, भारत इज माई होम, तो उसकी ये लाइन ली गई है। वहीं कह रहे हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो बहुत ज़्यादा आदर और बहुत ज़्यादा निष्ठा से इस ऑफिस में मैं काम करने के लिए जाऊंगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो हैं वो दिल्ली आ रहे थे। किस लिए भाई? अपने बहन को देखने? नहीं, बिल्कुल नहीं। विजिट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी देखने नहीं आ रहे थे। नेफ्यू से मिलने? नहीं। किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे, उन्हें कोई काम था। यह आप बात जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नानू काका वाज कमिंग टू सी अ मिनिस्टर। ऑप्शन डी। 84 देखिए, द कंडीशन ऑफ नेग्रो वाज अपैलिंग, रिफ्रेशिंग, कंफर्टिंग, हैप्पी। कह रहा है कि जो नेग्रो का कंडीशन है वो कैसा था? अपैलिंग था, रिफ्रेशिंग था, कंफर्टिंग था या हैप्पी था? जो नेग्रो का कंडीशन था वो बहुत दयनीय था, बहुत ख़राब था बच्चे। तो इसका ऑप्शन ए होगा, अपैलिंग। नेग्रो मतलब वैसे लोग जिनका स्किन कलर काला होता है, ठीक है। और जो अमेरिका और अफ्रीका से जो संबंध रखते हैं उन्हें नेग्रो कहते हैं। द खालिस्तान मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। कह रहे हैं कि किस चीज़ ने जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा, प्लीजेंट बना दिया, यानी आरामदायक और सुरक्षित बना दिया। ये बात आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड से ली गई है। तो आपको बताना है कि किस चीज़ का की वजह से जीवन और आनंदित और क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो आपको मालूम है बच्चे कि ईटिंग हैबिट, खाने की वजह से नहीं। टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, तो अगर जानवरों को जैसे ही हमने पालतू बनाया तो हमारा जीवन आसान और सुरक्षित हो गया। बिल्कुल किलिंग पीपल तो नहीं होगा। एजुकेशन भी है लेकिन उससे कम है। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज फ्रॉम। कह रहा है कि ओनली सेंट नोज जो कविता है इसको किसने लिखा है, किसने इसे कंपोज किया है? तो आपको मालूम है कि ओनली सेंट नोज जो है हाउ टू सिंग, इसको कमला दास ने लिखा है। और इन्होंने एक और जो कविता लिखा है वो है माई ग्रैंड मदर हाउस। आपको ध्यान रखना है, टी.एस. इलियट ने लिखा है माई कैविटी, कमला दास ने लिखा है माई ग्रैंड मदर हाउस, डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है स्नेक, के अंदारवाला ने लिखा है फायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग समापन की ओर हैं। द पोएटिस बेग फॉर खाली स्थान फॉर एवरीबडी। कह रहा है कि पोएटिस जो है वो सबके लिए भीख मांगती है। किस चीज़ के लिए? प्यार के लिए, रहने की जगह के लिए, शेल्टर के लिए, भोजन के लिए, फूड के लिए या रिस्पेक्ट के लिए? तो आपको मालूम है कि जो पोएटिस है वो सबके लिए क्या कह रही है कि सबको लव मिलना बहुत ज़रूरी है। हु वाज इन अ एव ऑफ द स्नेक। कह रहा है कि जो सांप है उसके सामने कौन था?
कौन था उसके आसपास, उसके सामने। तो आपको मालूम है कि स्नेक के जो आसपास जो व्यक्ति है वो कौन है, पोएट है। खाली स्थान इज द मास्टर क्रिमिनल, कह रहा है कि कौन जो है वो मास्टर क्रिमिनल। तो आपको जानो कि मैकेविटी नाम की जो कैट है, जो कोई टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया कविता है, उसके लेखक जो हैं वही कहते हैं कि मैकेविटी जो है वो मास्टर क्रिमिनल है। इसे हिडन पॉ भी कहते हैं। क्या? हिडन पॉ। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पिछली बार एग्जाम में आया था बात कि हिडन पॉ किसे कहते हैं। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक जो है वो किस चीज़ से मरे थे। रूपर्ट ब्रूक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है द सोल्जर, ठीक है। तो वो किस चीज़ से मरे थे, क्या उनका दिल फेल हो गया था, स्पेक्टिकेमिया नाम की बीमारी हो गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था, ये किडनी फेलियर हो गई थी। तो आपको मालूम है बच्चे कि उनके स्पेक्टिकीमिया नाम का एक बीमारी था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत यंग एज में मृत्यु हो गई थी रूपर्ट ब्रूक की। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट खाली स्थान फैमिली ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके बच्चे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम की बुक है उससे है कि इंग्लिश जो है वो कौन से भाषा के पुराने फैमिली से, परिवार से है। इंडो पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो इसका ऑप्शन होगा इंडो यूरोपियन से जो है इंग्लिश बिलोंग करती है। फ्रॉम 150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, कह रहा है कि 150 एडी से 150वें साल से इंग्लिश जो है वो किस तरीके की भाषा के तौर पे उभरने लगा। डांस के, लिटरेचर के, म्यूज़िक के, पेंटिंग के। तो आपको मालूम है कि साहित्य के तौर पे, भाषा के तौर पे अंग्रेजी जो है वो 1200 ईस्वी के आसपास से उभरने लगा था। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट खाली स्थान बिकेम द लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक युद्ध था जो कि एंग्लो सैक्सन और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया था। तो कहना है कि क्या हुआ था उसके बाद, यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो राजा का कोर्ट था, जिस जो राजा का दरबार लगता है, उसमें कौन सी भाषा में सरकार और पढ़ाई चलने लगी। गवर्नेंस मतलब सरकार का काम और एजुकेशन मतलब पढ़ाई, शिक्षा। तो कौन से भाषा में चलने लगी, फ्रेंच। फ्रेंच में तो बिल्कुल नहीं। आगे ऑप्शन है हमारा बच्चे जर्मन, जर्मन में भी बिल्कुल नहीं। मुझे लगता नहीं, सॉरी, फ्रेंच जो है वो फ्रेंच लोग जो थे उसमें चलने लगा था। लैटिन और स्कैंडिनेवियन में नहीं चला था। अगला है हु रोट पियर्स एंड प्लोमेन करके। पियर्स और प्लोमेन जो कहानी है या बुक है, इसको किसने लिखी है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि पियर्स और प्लोमेन जो है वो लैगलैंड नाम के राइटर ने लिखा है। हु रोट द किंग लियर, किंग लियर नाम जो किताब है उसको किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस किताब है। इनकी और बहुत किताबें जैसे ओथेलो और एक हेमलेट बहुत फेमस है, एक जूलियस सीजर, याद रखेंगे इसको। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन, कह रहा है कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सऊदी अरेबिया में किया जाता है लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे नहीं। फ्रांस में, हाँ फ्रांस में हो सकता है, वहाँ भी किया जाता है। इराक में, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश किया जाता है। तो सुटेबल आंसर इसका इंडिया होगा। बुक के अनुसार इंडिया दिया हुआ है। अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। टुडे खाली स्थान इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, कह रहे हैं कि आज के ज़माने में कौन सा अंग्रेजी जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के तौर पे आपको पहचानी जाती है। तो अमेरिकन इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में विख्यात है। पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ, पैराडाइज लॉस्ट किस तरीके का किताब है, इपिक है, यानी कि पुराने ज़माने का बहुत ही एक शानदार किताब जैसे राजा महाराजाओं का। मोनोलॉग है, ओड है, कि सटायर है। सटायर मतलब होता है व्यंग। व्यंग मतलब जब किसी पे आप हंसी खिल्ली पे कोई बात कहें तो उसके लिए। तो आपको मालूम है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक इपिक कहानी है। आर एन टैगोर रोड, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी किताब लिखी, लक्ष्मी, मैकबेथ, सावित्री, गीतांजलि। तो आपको मालूम है कि गीतांजलि नाम की जो किताब थी उन्होंने लिखी थी। सावित्री नाम की किताब अरविंदो घोष ने लिखा है। मैकबेथ एक इंग्लिश राइटर ने लिखा है। द एक्सप्रेशन ऑफ हिमालयन ब्लंडर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन, कह रहा है कि हिमालयन ब्लंडर जो है वो इंग्लिश में किस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसे अमेरिकन एक एक फ्रेज़ है, ये कथन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है, हिमालयन ब्लंडर। तो देखिए बच्चे, आज का हमारा वीडियो लंबा भी होगा लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेक्शन कर लिया
अगर आप इसको करेंगे, मैं 5 सेट पेपर जो टारगेट के आते हैं, मॉडल सेट पेपर, मैं उनको करा दूंगा। और आप प्यार से देखिए और इसको पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप इसको इतना कर जाते तो गारंटी देता हूँ कि आप नहीं भी पढ़े होंगे तो कम से कम 75-80 मार्क्स तो लेकर ही आएंगे, उसकी गारंटी है। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।